लोग जहाँ सपनों में कहानियाँ देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ श्रीनिवास रामानुजन कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल इक्वेशंस देखते थे। रामानुजन जी बोलते थे कि उनकी फैमिली डेटी गॉडेस नामागिरी उनके सपनों में उन्हें ये कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल इक्वेशंस देती थी। श्रीनिवास रामानुजन जी का एक बहुत मशहूर स्टेटमेंट है, एन इक्वेशन फॉर मी हैज़ नो मीनिंग अनलेस इट रिप्रेजेंट्स अ थॉट ऑफ गॉड। तो आखिर रामानुजन जी को इस तरह के सपने क्यों आते थे? क्या कारण था कि उस समय के उनके द्वारा बनाई गई इक्वेशंस का मूल हमें आज के समय में समझ आया? हमारे सनातन परंपरा में वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, जिसका मतलब है कि उन्हें किसी इंसान ने नहीं बनाया है, बल्कि वो ब्रह्मांड की इटर्नल कॉस्मिक वाइब्रेशंस हैं जो ऋषियों ने तपस्या और ध्यान यानी मेडिटेशन की उच्च अवस्था में सुनने और महसूस किए थे। महर्षि वेदव्यास ने उन्हें सिर्फ कंपाइल यानी व्यवस्थित किया था। यानी कि ये हो सकता है कि रामानुजन के साथ भी कुछ यही हो रहा था। वो मैथ को इन्वेंट नहीं कर रहे थे, बल्कि वो उन ट्रुथ्स को एक्सेस कर रहे थे जो पहले से मौजूद हैं। चलो इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ज्ञान यानी नॉलेज कहाँ से आता है? जैसा कि अभी मैंने बताया, हजारों साल पहले महर्षि वेदव्यास ने वेदों को लिखा, लेकिन वो उनके निर्माता यानी क्रिएटर नहीं थे। वेद तो इस ब्रह्मांड में तब से हैं जब से ये सृष्टि है। व्यास जी ने तो सिर्फ अपनी दिव्य दृष्टि और मेडिटेशन से उन्हें देखकर दुनिया के सामने उजागर किया। अब सुनने में ये थोड़ा चमत्कार या मैजिकल लगता है, पर ऐसा ही कुछ 20th सेंचुरी में दोबारा हुआ। एक ऐसा इंसान के साथ जिसने मैथमेटिक्स की कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस को कैलकुलेट नहीं किया, बल्कि उन इक्वेशंस के आंसर्स को रिवील किया। लोग कहते हैं वो गणित यानी मैथ्स के सवालों को सॉल्व करते थे, जो कि बिल्कुल सच है। ही वॉज लाइक अ ह्यूमन कैलकुलेटर। चाहे वो किसी भी प्रकार की मैथमेटिकल इक्वेशंस हो, ही कैन सॉल्व एवरीथिंग। पर सच ये भी है कि काफ़ी फिनोमिनल इक्वेशंस उन्होंने अपने सपनों में देखी थी। जहाँ बड़े बड़े साइंटिस्ट फार्मूलाज बनाने में सालों लगा देते थे, वहाँ श्रीनिवास रामानुजन के लिए उनकी देवी उनके सपनों में आकर कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस लिख जाती थी। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मैथमेटिकल सेज की जिसने समय से पहले ऐसी इक्वेशंस दुनिया को दी जिनका मतलब उस समय कोई नहीं समझ पाया, लेकिन 100 साल बाद उस सेज की वैल्यू पूरी दुनिया समझ गई। The man who knew infinity. आप बोल सकते हैं कि रामानुजन एक मॉडर्न डे सीयर थे। जैसे ऋषियों ने वेदों के मंत्र देखे, वैसे ही रामानुजन ने कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल इक्वेशंस देखी। अब देखो, वेदों के निर्माण के समय पर स्कॉलर्स में थोड़ी मतभेद है, लेकिन स्पिरिचुअल बिलीफ यही है कि वो अनादि यानी बिगिनिंग लेस है। रामानुजन के फॉर्मूलाज भी आज 100 साल बाद ब्लैक होल्स को समझने में काम आ रहे हैं, जिसे हम मॉक थीटा फंक्शंस बोलते हैं। यानी वो ज्ञान समय से बहुत आगे का था। रामानुजन सुबह उठते ही उन फॉर्मूलाज को अपनी नोटबुक या स्लेट पर लिख लेते थे, जो उन्होंने रात को सपने में देखे होते थे। शुरुआत में वो सिर्फ फाइनल रिजल्ट्स यानी इक्वेशंस लिखते थे। उन्हें प्रूफ कैसे करना है ये उन्होंने हमेशा बात के लिए छोड़ा। इसी वजह से कैम्ब्रिज के G.H. हार्डी जैसे बड़े मैथमेटिशियंस हैरान रह गए थे। इन्फिनाइट सीरीज़ या पार्टीशन थ्योरीज जैसे उन्होंने कई फार्मूलाज दिए जो उस वक्त की साइंस से कई साल आगे के थे। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि रामानुजन समेशन 1 + 2 + 3 + 4 till the nth term is equal to -1/12। यानी अगर मैं 1 + 2 + 3 + 4 करता रहूं तो अल्टीमेटली मेरे पास इन्फिनिटी नहीं बल्कि -1/12 आएगा। ऑब्वियसली ये जीटा फंक्शंस रेगुलराइजेशन के अंडर आता है, नॉर्मल अरिथमेटिक के अंडर नहीं। सिंपल टर्म्स में अगर इसको थोड़ा डीपली समझे तो सोचो, तुम कह रहे हो कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं है एंड टाइम इमेजिनरी नहीं होता,
लेकिन फिजिक्स में टाइम इमेजिनरी हो सकता है मैथ के सेंस में। डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है डायरेक्शन के लिए, वैसे ही नॉर्मल सम टू इन्फिनिटी ही होगा, लेकिन रामानुजन समेशन -1/12 होगा। वैसे एक बहुत ही फेमस टैक्सी कैब नंबर की स्टोरी है जो आपने सुनी होगी, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, पर हाँ, इट वाज रियली इंटरेस्टिंग टू नो। हार्डी उस समय रामानुजन से हॉस्पिटल में मिलने आए थे एंड रामानुजन ने बेड से ही बता दिया कि 1729 क्यों एक इंटरेस्टिंग नंबर है। सो बेसिकली ये एक स्मॉलेस्ट नंबर है जो दो अलग अलग तरीक़ों से दो क्यूब्स के सम के रूप में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब इज इक्वल टू 1729 एंड 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब इज इक्वल टू 1729। ठीक ऐसे ही थी वर्ल्ड फेमस मॉक थीटा फंक्शंस जो उन्होंने अपनी मृत्यु के वक्त यानी डेथ बेड पर लिखे थे और आज ब्लैक होल्स की स्टडी में काम आते हैं। तो आखिर मॉक थीटा फंक्शंस था क्या? ये रामानुजन के जीनियसनेस का वो हिस्सा है जो उन्होंने अपने आखिरी समय में दिया था। ये उनका सबसे मिस्टीरियस काम माना जाता है। इसे आसान भाषा में समझने के लिए हम एक एनालॉजी यानी उदाहरण का सहारा लेंगे। तो पहले थीटा का मतलब समझते हैं। मैथमेटिक्स में थीटा फंक्शंस एक तरह के पैटर्न्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सिमेट्रिकल होते हैं। आप इसे एक ऐसे परफेक्ट मिरर की तरह समझिए जिसमें अगर आप एक तरफ से रोशनी डालें तो दूसरी तरफ से बिल्कुल बराबर और प्रेडिक्ट करने लायक पैटर्न निकलता है। 18th और 19th सेंचुरी के मैथमेटिशियंस इन परफेक्ट मिरर्स को अच्छे से समझते थे। अब मॉक थीटा के बारे में समझते हैं। मॉक का जनरल मीनिंग होता है छिड़ाना, बट यहाँ पर इसका मतलब है ऑलमोस्ट बट नॉट एग्जैक्टली। रामानुजन ने ऐसे फंक्शंस ढूंढ निकाले जो दिखने में तो बिल्कुल थीटा फंक्शंस यानी परफेक्ट मिरर जैसे लगते थे, लेकिन जब उन्हें गहराई से देखा गया तो वो उनसे अलग बिहेव कर रहे थे। ये ऐसे पैटर्न्स थे जो पुराने मैथमेटिक्स के किसी भी रूल में फिट नहीं बैठ रहे थे। चलो एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। सोचिए आप एक पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं, तो ऐसे में नॉर्मल थीटा फंक्शन ऐसा है जैसे पहाड़ के चारों तरफ बराबर ढलान है। आप कहीं से भी देखें आपको पता है पहाड़ नीचे कहाँ ख़त्म होगा। पर वहीं मॉक थीटा फंक्शन ऐसा पहाड़ है जो दूर से देखने में तो नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे उतरते हैं रास्ता अचानक बदल जाता है और नीचे एक पूरी नई दुनिया खुल जाती है जिसका किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया था। रामानुजन की मृत्यु के 80 साल बाद तक कोई नहीं समझ पाया कि ये मॉक थीटा फंक्शंस असल में है क्या, लेकिन 2002 में मैथमेटिशियंस ने जब इस पर रिसर्च की तो पता चला कि ये फंक्शंस ब्लैक होल्स की एंट्रोपी, बेसिकली उनके अंदर की कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने में मदद करते हैं। एंड आल्सो स्ट्रिंग थ्योरी यानी फिज़िक्स की वो थ्योरी जो पूरे यूनिवर्स को स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ मानती हैं, उसमें भी ये फॉर्मूलाज काम आते हैं। तो आखिर ये सपने हैं क्या? सपने यानी ड्रीम्स हमारे दिमाग की वो एक अनोखी स्टेट है जहाँ साइंस और स्पिरिचुअलिटी आकर मिल जाते हैं। रामानुजन के केस में उनके सपने महज रैंडम इमेजेस नहीं थे, बल्कि एक हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्शन का जरिया थे। अब ये सपने क्यों आते हैं? हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है, कॉन्शियस जो हम जागते हुए सोचते हैं और सबकॉन्शियस जो अंदर ही अंदर डाटा प्रोसेस करता रहता है। ज़्यादातर सपने हमारी दिन भर की थकान, डर या अधूरी ख्वाहिशों का कचरा होते हैं। इन्हें साइंटिफिक टर्म्स में ब्रेन्स क्लीनिंग प्रोसेस कहते हैं। पर कुछ सपने सार्थक या इंट्यूटिव होते हैं, यानी ऐसे होते हैं जहां हमारा सबकॉन्शियस दिमाग उन पैटर्न्स को देख लेता है जो हम जागते हुए नहीं देख पाते। ग्रेट डिस्कवरीज जैसे पीरियोडिक टेबल या बेंजीन रिंग का भी आइडिया सपनों में ही आया था। लेकिन रामानुजन के सपने इन दोनों से अलग थे। उनके सपने माइंड के नहीं बल्कि एक्सिस के बारे में थे। रामानुजन बताते थे कि उन्हें सपने में एक लाल रंग की स्क्रीन दिखती थी जिस पर एक हाथ अचानक मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखने लगता था।
जहाँ हम लोग सपने में ज़्यादातर भूल जाते हैं कि क्या देखा था, रामानुजन के पास वो क्लैरिटी थी कि वो उठते ही उन्हें स्लेट पर उतार लेते थे। तो इसको अगर कोरिलेट किया जाए वेद व्यास जी से, जिन्होंने मेडिटेशन से ज्ञान प्राप्त किया या कह सकते हैं अपनी कॉन्शियसनेस में डाउनलोड किया, वैसे ही रामानुजन अननोइंगली स्लीप मेडिटेशन के ज़रिए उन इक्वेशंस को उजागर करते हैं जो यूनिवर्स के फैब्रिक में पहले से ही लिखी हुई थी। एक मशहूर एस्ट्रोनॉमर थे कार्ल सेगन। उन्होंने कहा था, वी आर अ वे फॉर द कॉस्मोस टू नो इटसेल्फ। हम ब्रह्मांड का वो जरिया है जिससे ब्रह्मांड खुद को जानता है। हमारे शरीर में वही एलिमेंट्स हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो तारों यानी स्टार्स के फटने से या उनके डिस्ट्रॉय होने से बने थे। जब हम टेलीस्कोप से सितारों को देखते हैं या रामानुजन की तरह इक्वेशंस समझते हैं, तो असल में यूनिवर्स खुद को ही देख और समझ रहा होता है। हम यूनिवर्स से अलग नहीं हैं, हम उसका वो हिस्सा है जिसे होश या कॉन्शियसनेस आ गया है। तो क्या यूनिवर्स हमें समझाना चाहता है? अगर हम रामानुजन के पर्सपेक्टिव से देखें तो हाँ, मैथमेटिक्स को इंसानी इजाद या इन्वेंशन नहीं है, बल्कि ये यूनिवर्स की अपनी ज़बान है। प्लैनेट्स कैसे घूमते हैं अपने सन के अराउंड या अपने एक्सिस पे, गैलेक्सीज कैसे बनती हैं, सब कुछ एग्जैक्ट मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं। जैसे एक रेडियो स्टेशन सिग्नल भेजता है लेकिन सुनने के लिए एक सही रिसीवर और फ्रीक्वेंसी चाहिए होती, रामानुजन का दिमाग वो रिसीवर था जो यूनिवर्स के भेजे गए मैथमेटिकल सिग्नल्स को पकड़ सकता था। क्यों उन्हें ज़्यादातर लोग समझ नहीं सके? क्योंकि उस वक्त के लोग सिर्फ किताबी ज्ञान पर भरोसा करते थे। यूनिवर्स जब किसी को चुनता है जैसे रामानुजन, तो वो ज्ञान अक्सर समय से बहुत आगे होता है, इसलिए लोग उसे पागलपन या इट्स टू गुड टू बी ट्रू समझ लेते हैं। क्या ये सब एक रीज़न से या मकसद से हो रहा है? कॉस्मोस इतना बड़ा है कि हमारा होना ना होना बराबर लगता है, लेकिन इस इतने बड़े केओस में एक ऑर्डर है। यूनिवर्स इतना बड़ा होने के बावजूद रैंडम नहीं है, वो रूल्स फॉलो करता है। रामानुजन को सपने दिखना इस बात का सबूत है कि यूनिवर्स खामोश नहीं है, वो हमें लगातार हिंट्स दे रहा है। वो चाहता है कि हम उसे जानें, क्योंकि जब एक जीव यानी ह्यूमन यूनिवर्स को समझता है तो यूनिवर्स की एग्जिस्ट करने की मेहनत सफल हो जाती है। क्या हम सिर्फ एक हड्डी और मांस का पुतला है जो इस अनंत इन्फिनाइट ब्रह्मांड में भटक रहा है, या फिर हम इस यूनिवर्स की वो आंखें हैं जिससे वो खुद को निहार रहा है? रामानुजन को उनके सपनों में जो इक्वेशंस दिखती थीं वो शायद यूनिवर्स का उनके साथ किया गया एक संवाद या डायलॉग था। ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि इसे समझना नामुमकिन लगता है, लेकिन वो खुद हमें क्लूज देता है, कभी किसी से ध्यान में तो कभी रामानुजन जैसे जीनियस के सपनों में। लोग उन्हें समझ नहीं पाए क्योंकि वो रेडियो की फ्रिक्वेंसी से ऊपर की बातें कर रहे थे। लेकिन याद रखिए, अगर यूनिवर्स ने हमें बनाया है तो उसने हमें ये क्यूरियोसिटी भी दी है ताकि हम उसे जान सकें। हम ब्रह्मांड की उपज हैं और ब्रह्मांड हमारी सोच के ज़रिए खुद का रहस्य सुलझा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।